हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से सोशल साइंस की लेक्चर सीरीज़ में। ये हमारा क्लास 10th का 4th नंबर का लेक्चर है, जिसमें हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 10th का ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर सेकेंड है हिस्ट्री का। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में कंप्लीट कर रखा है, और इस चैप्टर के भी हम लोग 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में और आप देखें उन वीडियो को, देन उसके बाद ये वीडियो को आप देखना स्टार्ट करें। मेरा नाम है सरफराज अंसारी। क्लास 10th की यूपी बोर्ड को टारगेट करते हुए हम लोग सोशल साइंस की सीरीज़ अपने इस चैनल पे स्टार्ट कर चुके हैं। साइंस की भी सीरीज़ जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उसके साथ मैथमेटिक्स की भी। तो हमारे साथ आप जुड़िए और इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट इस लेक्चर सीरीज़ का लाभ ले सकें। सो ये हमारा चौथा लेक्चर है। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग। आज हम बात करेंगे कि जैसे गांधी जी का आगमन 1915 में होता है और गांधी जी 3 आंदोलन भारत में आकर करते हैं: चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद रॉलेट एक्ट होता है, जलियांवाला बाग नरसंहार होता है, देन खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन हमने देख रखा है। अब धीरे धीरे गांधी जी का आंदोलन सविनय अवज्ञा की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, सविनय अवज्ञा की ओर धीरे धीरे अब आंदोलन बढ़ता जा रहा है। आगे हम डिस्कस करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। ठीक है, फरवरी 1922 में क्या होता है कि गांधी जी ने, इससे पहले असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। असहयोग आंदोलन का मतलब ये है, हमने वीडियो लेक्चर 3 में बात कर रखा है कि अंग्रेजों का अब सहयोग नहीं करना है, बहिष्कार करना है, अंग्रेजों के नीतियों का बहिष्कार करना है, अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार करना है, जिससे कि भारतीयकरण धीरे धीरे हो और भारत के लोग भारत के वस्तु सामान और भारत राष्ट्रीयता से जुड़े। तो 1922 में क्या होता है, गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला करते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या था कि गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला करते हैं। 4 फरवरी 1922 को क्या होता है, उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो जाता है। यूपी के गोरखपुर जिला है और यहाँ एक छोटा सा शहर है चौरी चौरा। अगर आप स्टेशन से आप गोरखपुर रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे की ओर आएंगे तो आपको चौरी चौरा स्टेशन देखने को मिलेगा। वहाँ पे क्या होता है, 4 फरवरी 1922 को कि कुछ भारतीय प्रदर्शनकारी अंग्रेज़ों की नीतियों का, उनके कानून का विरोध कर रहे होते हैं और वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन किस प्रकार पुलिस के साथ एक हिंसक संघर्ष के रूप में बदल जाता है थोड़ी ही देर में। देखिए होता क्या है कि भारतीय जो प्रदर्शनकारी थे वो अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे और वहाँ सरकार के यानी गवर्नमेंट के विरुद्ध, ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध नारेबाजी की जा रही थी। पुलिस बल आता है पास की पुलिस चौकी से और भारतीय प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज करता है, फायरिंग भी करता है, जिनमें बेसिकली कुछ लोगों की मौत हो जाती है। ठीक है, तो अब ये प्रदर्शनकारी गुस्से से एकदम पागल हो जाते हैं और वो ये जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था अब वो धीरे धीरे हिंसक रूप में बदलने लगता है। वहाँ क्या होता है कि जैसे जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे चौरी चौरा में बैठ करके, तो जैसे ही पुलिस इन पे आकर कार्रवाई करती है या कहें तो लाठीचार्ज करती है या इन्हें प्रताड़ित करती है, तो अब ये हिंसक रूप ले लेते हैं और ये क्या करते हैं, पुलिस बल को उल्टा दौड़ा करके, जब ये पुलिस बल दौड़ करके थाने में भागता है, थाने में जाते हैं, तो प्रदर्शनकारी क्या करते हैं, पूरे थाने को आग लगा देते हैं, पूरे थाने को जला देते हैं। ठीक है, पूरे थाने को जला दिया जाता है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। ठीक है, तो
आप देखेंगे ये आप देख सकते हैं पूरे थाने को जला दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन रहता है जिसे जला दिया जाता है, जिसमें पूरे हिंसा में पूरी कांड में 3 भारतीय नागरिक मारे जाते हैं और लगभग 23 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है इस पूरे घटना में। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी का मेन मोटो था, मेन उद्देश्य था कि भारत में हम आंदोलन कोई भी करें जिसमें हिंसा का कोई जगह नहीं है। हम पूरी आंदोलन, पूरी अंग्रेज़ों से लड़ाई अहिंसा के बलबूते लड़ेंगे। सत्य और अहिंसा के मार्ग के पुजारी थे महात्मा गांधी, और वो चाहते थे कि हम कोई भी आंदोलन करें, कोई भी कदम उठाएं, उसमें हिंसा ना हो। हम लोग अहिंसा के साथ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद इस हिंसक प्रदर्शन से, हिंसक क्रिया से गांधी जी आहत होते हैं और चौरा चौरी कांड हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। गांधी जी ने डिसाइड किया कि हमारे किसी भी आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, हम अहिंसा और सत्य के रास्ते अपने आंदोलन को चलाएंगे। अतः गांधी जी ने इस कांड के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद, अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचार देखने को मिलते हैं। देखिएगा, अब इसमें अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय नेता अब किसी प्रकार से अंग्रेज़ों का विरोध करने का प्रयास करेंगे, और भारतीय नेताओं और भारतीय लोगों की ये कोशिश होगी कि विधान परिषद में जाकर के, प्रांतीय परिषद में जाकर के, उसके अंदर भी से भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करना बेहद ज़रूरी है। कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो भारत सरकार अधिनियम 1919 उसके द्वारा स्थापित प्रांतीय परिषद के चुनाव में भाग लेकर विधानसभा के अंदर ब्रिटिश सरकार का विरोध करना चाहते थे। ये चाहते थे कि बाहर से भारत के लोगों के द्वारा, क्रांति के द्वारा, आंदोलन के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध तो हो, बट साथ ही साथ जो प्रांतीय विधानसभा है उसमें भी भारत के लोग चुन के जाएं और वहाँ उसके अंदर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध किया जाए। जिसको देखते हुए स्वराज पार्टी की गठन की जाती है। स्वराज पार्टी की गठन होती है। CR दास, ठीक है, CR दास और मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ये स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। और इसी समय दो युवा नेता सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जन सशक्त आंदोलन और पूर्ण स्वराज्य का तर्क दिया गया। मतलब अब बहुत हो गया, महंगाई की मार, अर्थात अंग्रेज़ों की मार, ब्रिटिश गवर्नमेंट की मार। अब हमें हिस्सा नहीं लेना है, हमें ऐसा नहीं है कि कुछ अधिकार ग्रहण करना है। अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। हम थक चुके हैं इन ब्रिटिशर्स के शासन को लेकर के। अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए। और ये दो युवा नेता उभरते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत। जन सशक्त आंदोलन चलाया जाता है, पूर्ण स्वराज्य का तर्क दिया जाता है ये दो युवा नेताओं के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, भारत के अंदर ही भारतीय नेताओं के बीच आंतरिक बहस और चर्चा की स्थिति में दो प्रमुख कारण ऐसे थे जो 1920 के अंत में भारतीय राजनीति का आकार बदल दिया। मतलब भारत के अंदर भारतीय लोगों के मध्य एक चर्चा हुआ और उसमें दो चीज़ें उभर के आती हैं। और ये क्या होती हैं?
जिससे कि भारतीय राजनीति का आकार बदल जाता है, भारतीय आंदोलनों का नज़रिया बदल जाता है। पहला होता है बच्चों, पहला होता है आपका प्रथम विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। फर्स्ट वर्ल्ड वार 14 से 18 के बीच होता है और ब्रिटेन उसमें पार्टिसिपेट करा रहता है। भारत भी अप्रत्यक्ष रूप से, अगर ब्रिटिश का उपनिवेश है तो अप्रत्यक्ष रूप से भारत भी कहीं ना कहीं शामिल था। उस पूरे युद्ध के दौरान, पूरे वर्ल्ड वार के दौरान आर्थिक मंदी पूरे विश्व को झेलना पड़ा और उसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला। दूसरी बात थी कि कृषि मूल्य जो 1926 से गिरने लगा, पर वर्ष 1930 के बाद पूर्ण रूप से धराशायी हो गया। भाई 1926 के आसपास से जो कृषि वस्तु का मूल्य है, फसलों का मूल्य है, वो धीरे धीरे गिरने लगा और 1930 में ये देखा गया कि वो पूर्ण रूप से मतलब धराशायी हो गया, ख़त्म हो गया एकदम। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ भुखमरी, और जब अनाज होगा ही नहीं, और ये द ग्रेट वॉर, वर्ल्ड वार फर्स्ट, जो 1914 से 18 के बीच हुआ, 5 साल ये लगातार फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। और इसमें आप देख सकते हैं कि आर्थिक मंदी के प्रभाव से ये हुआ कि भारत में भी भुखमरी का सामना करना पड़ा। ठीक है, भारतीय लोगों को इनडायरेक्टली शामिल तो हुए नहीं थे, बट इनडायरेक्टली शामिल भारत भी था उसमें, और जिसका रिज़ल्ट ये रहा कि भारत में भुखमरी बहुत तेज़ी से बढ़ी उस समय के दौरान। ठीक है, साइमन कमीशन। भाई साइमन कमीशन क्या है, साइमन कमीशन क्यों आया, गो बैक साइमन का नारा लगा क्यों? देखिए 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। ठीक है, 1928 में। अब सबसे पहला सवाल, इसका उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन के उद्देश्य क्या थे? भारत के लोग आज़ादी के लिए डिमांड कर रहे थे, भारत के लोग पूर्ण स्वराज्य की डिमांड कर रहे थे, बट साइमन कमीशन का भारत में जो मेन पर्पस था, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा का कार्य करना। जो संवैधानिक, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है, उसकी समीक्षा करना, उसकी जांच करना और उसके विषय में कुछ सुझाव देना, कुछ कमी हो तो सुझाव देना। बट एक प्रॉब्लम थी इस कमीशन में, क्योंकि इसका साइमन कमीशन नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि इसके जो हेड होते हैं वो जॉन साइमन होते हैं। जॉन साइमन, आप देख सकते हैं इतिहास की कुछ इम्पॉर्टेंट पिक्चर आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, जिससे आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट बनेगा और आपको इतिहास की कुछ आधारभूत चीज़ें देख करके मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो ये जॉन साइमन का फ़ोटो है। संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा करने भारत में आते हैं 1928 में, और सुझाव भी देना होता है इस सब्जेक्ट के बारे में। बट प्रॉब्लम ये थी बच्चों कि इस कमीशन में, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जरा सोच के देखिए, आप एक देश के संवैधानिक व्यवस्था के बारे में बात करने आ रहे हैं, एक देश की संवैधानिक व्यवस्था को आप सुधारने आ रहे हैं, और उस कमीशन में एक भी भारतीय लोग नहीं है, एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। ये कहाँ का न्याय है? ठीक है ना? इसीलिए भारत के लोग भड़क जाते हैं और भारत के लोग ये डिसाइड करते हैं कि भैया साइमन वाइमन को हम लोग मानेंगे नहीं, जिधर से आए थे उधर चले जाएं, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की समीक्षा करने आए हैं, जांचने आए हैं, कुछ कमी है तो उसमें पूरा करेंगे, पूर्ति करेंगे, बट उसमें हमारे एक भी सदस्य नहीं है। ये तो गलत बात है। फिर सबसे बड़ा नारा लगता है साइमन गो बैक। देख सकते हैं आप, ये कुछ इतिहास की इम्पॉर्टेंट पिक्चर है, इसमें सारे आंदोलनकारी भारतीय लोग साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया है। गो बैक साइमन, गो बैक, गो बैक साइमन। तुम्हारे जैसे संस्थाओं की कमीशन की ज़रूरत नहीं है, जिधर से आए थे उधर ही चले जाओ, क्योंकि हमारे भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम समीक्षा करेंगे, हमें पहले आज़ादी ले लेने दो। सो गो बैक साइमन का नारा लगता है। याद रखेंगे 1928 में साइमन भारत आता है, हेड रहता है जॉन साइमन, इसीलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा जाता है। ठीक है,
और नेक्स्ट स्लाइड की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो पूर्ण स्वराज्य की मांग, जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वराज्य का तर्क दिया गया कि अब ये समय नहीं है कि हम अंग्रेज़ों से इस बात की इजाज़त मांगें या इस बात की मदद मांगें कि भाई हमें भी थोड़ा सा शासन प्रणाली का हिस्सा बनाओ, हमारे कुछ अधिकार बढ़ा दो। ये समय ऐसा आ गया था 1929 के आसपास, जब अब भारत वासियों को ये लग रहा था कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, और वो भी पूर्ण रूप से। पूर्ण स्वराज्य की मांग किया जाता है। ये जवाहरलाल नेहरू का कुछ पिक्चर देख सकते हैं। अब इनका रोल क्या था, इस देखते हैं यहाँ पे। अक्टूबर 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा भविष्य के संविधान पर चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की गई। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज इसीलिए किया जाता है कि कहा जाता है कि इस सम्मेलन में जो लोगों की बैठक थी, जो सदस्यों की बैठक थी, वो एक गोल मेज हुआ करता था, गोल मेज हुआ करता था, और उसके चारों ओर ये बैठते थे। इसीलिए इस सम्मेलन को गोलमेज सम्मेलन की संज्ञा दी जाती है। गोलमेज सम्मेलन की घोषणा होता है भारत में आने वाले भविष्य के संविधान को लेकर के चर्चा के लिए। दिसंबर 1929 में क्या होता है, दिसंबर 1929 में होता है नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में, याद रखिएगा 1929 दिसंबर में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें भाई डिक्लेरेशन किया जाता है पूर्ण स्वराज्य की मांग की जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि अब हम नहीं सहेंगे, हमें तो पूर्ण रूप से आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज्य की मांग। लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की ओर से किया जाता है कि भाई 200 साल की गुलामी बहुत आसान नहीं होता है। हम और आप सभी बहुत खुश नसीब है कि हम लोग एक आज़ाद मुल्क में जन्म लिए हैं और आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं। उस समय जब अंग्रेज़ों के द्वारा भारत पे शासन किया जा रहा था तो भारतीय लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी किया जाता था, भारतीय लोगों को परेशान भी किया जाता था। शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा बड़े वर्ग के लोग आप कह लीजिए या धनाढ़ लोग ही ग्रहण कर पाते थे, किसान वर्ग और गरीब वर्ग के बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाते थे। अब ये वक्त था पूर्ण स्वराज्य की मांग का, जिसकी मांग किए थे जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 में लाहौर के अधिवेशन में। कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं, हर साल कांग्रेस के अधिवेशन उस समय कराए जाते थे, और उस समय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी जो अंग्रेज़ों के समक्ष भारतीय लोगों के विचारों को रखता था, भारतीय लोगों के मांग को रखता था। बट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी एक अंग्रेज अधिकारी ही किया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस ध्यान रखेंगे, आज ये वीडियो अगर जब अपलोड होगा आपका 6 या 7 अगस्त होगा, ठीक है, और 6-7 दिन बाद आपका 15 अगस्त 15 अगस्त आने वाला है। स्वतंत्रता दिवस भारत का सबसे बड़ा त्यौहार, आज़ादी का समय। तो 26 जनवरी 1930 को ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में, आज़ादी के दिवस के रूप में मनाया जाने लगता है भारतीय नेताओं के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब गांधी जी की ये मांग थी कि भाई हमारी अगर मांग को आप मान लेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं, आंदोलन को कम कर सकते हैं या आंदोलन को स्थगित कर सकते हैं, या हमारी मांगे तो पूरी होनी ही चाहिए क्योंकि लीगल है। नमक यात्रा हम लोग देखेंगे कि भारत में गांधी जी ने नमक यात्रा क्यों चलाया, ये इंपॉर्टेंट है। टिप्पणी लिखिए, नमक यात्रा, डांडी मार्च, ऐसे सवाल आ सकते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा इरविन को एक पत्र लिखा गया जिसमें 11 सूत्रीय मांगों का आग्रह किया गया था। गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगों का आग्रह किया कि भाई हमारी 11 मांगे हैं, आप पूरी कर दो, हम आपकी बातों को मानने लगेंगे। उसमें जो सबसे प्रमुख मांग था ना,
वो था नमक से टैक्स हटाना। ये प्रमुख मांग थी। भाई नमक एक ऐसा खाद्य सामग्री है जो जन जन की ज़रूरत है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को नमक की ज़रूरत है, हर रोज़ ज़रूरत है। बल्कि भोजन के किसी न किसी खाद्य पदार्थ में नमक का इस्तेमाल किया ही जाता है जनरली। तो नमक पे टैक्स क्यों लगाया हो भाई? नमक तो एक अमीर इंसान से के साथ साथ गरीब इंसान भी खाता है, भला वो कैसे टैक्स पे करेगा? सो नमक से आप टैक्स हटा लीजिए। 11 सूत्री मांगों में ये सबसे इम्पॉर्टेंट मांग था। बट ब्रिटिश ने क्या किया कि नमक पर कर लगाना यह ब्रिटिश शासन का सबसे क्रूर पक्ष था। ये सबसे क्रूर पक्ष था कि आपने नमक पे टैक्स लगा दिया। यार आप हर वस्तु पे टैक्स लगा रहे हो, चलो ठीक है, बट आप नमक पे टैक्स लगा रहे हो, उस वस्तु पे टैक्स लगा रहे हो जिसमें एक गरीब व्यक्ति भी उसका सेवन करता है। आप पिज्ज़ा पे टैक्स लगाओ, बर्गर पे लगाओ, बट आपने तो नमक पे टैक्स लगा दिया। ये गलत बात है। ये सबसे क्रूर पक्ष था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। देखिए यहाँ पे गलत थोड़ा सा टाइपिंग हो गया है, हीरोइन गलती से टाइप हो गया है। यहाँ इरविन है, ठीक है, सॉरी इसके लिए। इरविन के इस मांग को लेकर के, गांधी जी की इस मांग को लेकर इरविन तैयार नहीं थे, मतलब तैयार हुए ही नहीं। गांधी जी की हम मांग को नहीं मानेंगे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्टैंड था। जो लॉर्ड इरविन थे, भाई इरविन को पत्र लिखे गांधी जी ने जिसमें 11 सूत्री की मांग की थी, बट उसने तो एक भी मांग नहीं माना। इसीलिए गांधी जी ने तय किया कि भैया ऐसा है कि नमक आंदोलन तो चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप देख सकते हैं गांधी जी डांडी मार्च शुरू कर देते हैं। बट बच्चों अगले वीडियो में हम बात करेंगे डांडी मार्च के बारे में। आज के लिए यहाँ तक ही हम लोग अपने वीडियो को क्लोज़ करेंगे। सो गाइज़, कैसा लगा हमारा ये वीडियो लेक्चर प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को कंप्लीट देखें। आप सभी से निवेदन है, और अपने फ्रेंड सर्कल में, स्कूल में आप बच्चों को बताएं, जिससे कि जो भी क्लास 10th के और 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आप नोट कीजिए जो मैं स्लाइड में लिखा हूँ, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स, और वीडियो को पुनः देख करके रिवीजन कीजिए। आप पाएंगे कि लगभग सारे क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो गाइज, ये रहा हमारा 4th लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।